Question number 1. Determine the number of liters of liquid A, B, C and D to be produced and sold in next 3 months in order to maximize profits. Production plan चाहिए जिस पे profit maximize हो जाए. Calculate the profit that this would yield. और उस पे profit क्या आएगा उस प्लान पे वो भी बताइए. तो ये रिक्वायरमेंट से हमें आइडिया हो रहा है कि ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है. ठीक है जी, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान, ये रिक्वायरमेंट हमें लिमिटिंग फैक्टर में ही दी जाती है और हमें प्रॉफिट भी मेजर करना है. फिर कंपनी X manufactures 4 liquid A, B, C and D. The selling price and unit cost details for these products are as follows. A, B, C, D. पर लीटर सारा डाटा है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड. नोट नंबर 1, टोटल कॉस्ट पर लीटर, प्रॉफिट पर लीटर. नोट नंबर 1 फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी है, उसको भी पढ़ लेते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड on the basis of labor hours based on a budget of 1600 hours per quarter. 3 महीने में 1600 क्वार्टर के हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट निकाला गया है. During the next 3 months, the number of direct labor hour is expected to be limited to 1345. Labor hours limited हैं 1345 पे. लिमिटिंग फैक्टर इंफॉर्मेशन आ गई. सेम लेबर इज यूज्ड इन ऑल प्रोडक्ट्स. Marketing director has identified the maximum demand for each of the 4 products during the next 3 months. A, B, C, D. No inventories are held at the beginning of the period that could be used to satisfy the demand. No inventory का मतलब sales is equal to production. ठीक है जी, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं ना, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो हमें डिमांड दी है ये सेल्स डिमांड है. ये सेल्स डिमांड है. नो इन्वेंट्री का मतलब सेल्स प्रोडक्शन के बराबर हैं और हमें तो प्रोडक्शन प्लान बनाना है. ठीक है जी. तो डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लीटर, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ लिक्विड ए बी सी डी टू प्रोड्यूस एंड सोल्ड, टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड. अच्छा, ये सीधा साधा सवाल है लिमिटिंग फैक्टर का. लिमिटिंग फैक्टर के स्टेप्स अगर अपने सामने रखिए अब आप. स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, हो गया. स्टेप नंबर 2, contribution per unit. Step number 3, contribution. Step number 3 is labor hour per unit. Step number 4, contribution per labor hour. Step number 5, ranking and then the production plan. ठीक है, ये हमारे सीधे से स्टेप हैं. इनके मुताबिक हम ये 4 प्रोडक्ट्स का डाटा हैंडल करने जा रहे हैं. ये हैं जी 4 प्रोडक्ट्स हमारे सामने और इनका डाटा अब हम हैंडल करेंगे. Question number 1, 4 products A, B, C and D. लिमिटिंग फैक्टर हमें पता लग गया. अब हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और कंट्रीब्यूशन की बात हमने पहले सीखी थी. हम कैसे ले सकते हैं यहाँ पे? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. हमें प्रॉफिट अवेलेबल है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है, हम इनको ऐड करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा. फिर हम लेबर आवर्स पर यूनिट लाएंगे. फिर यहां से हम कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ले लेंगे और देन हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस बना लेंगे. यहां से प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान बनेगा. प्रोडक्शन प्रेफरेंस तक आइए जनाब, पहुंचिए प्रोडक्शन प्रेफरेंस तक.
बेटा ज़रा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते तो आसान हो जाता आपके लिए। बेटा ये आपने कंट्रीब्यूशन कहाँ से निकाला? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वेरिएबल कॉस्ट किधर है? प्रोडक्ट एक ही तो बताएं मुझे कम से कम। आपने लंबा रास्ता लिया, आपको पसंद है, लेकिन उस पर चलना भी आना चाहिए ना आपको फिर। जी बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से भी आती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट से भी आती है। हमें दोनों तरीके पता होना चाहिए एंड देन वी शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ स्मार्ट एंड क्विक मेथड। जो आसान लगे उस पर चलिए, और यहां पे आसान यकीनन बजाय इसके कि 4 फिगर्स को लेकर कंट्रीब्यूशन निकालो, प्राइस में से 1 2 3 4 5 फिगर को लेकर कंट्रीब्यूशन निकालने से बहुत बेहतर है 2 फिगर को लेकर कंट्रीब्यूशन निकालो। जी रैंकिंग बताइए। रैंकिंग बी और लेबर आवर पर यूनिट क्या था? ए का 3 4.5। अच्छा जी, अब हमें प्रोडक्शन प्लान बनाना है, तो लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लान हमारा बनता है अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल लेबर आवर्स 1345। सबसे पहले प्रोडक्शन होगी बी की डिमांड कितनी है? बी की डिमांड है जी 150 यूनिट्स, तो 150 यूनिट्स बी के हम बनाएंगे, 150 लीटर्स बनाएंगे। टाइम लगेगा बी पे 2.5 के हिसाब से कितना जी? 375। बाकी कितना बचा? 970। बी के बाद बारी आएगी ए की डिमांड कितनी है? ए की डिमांड 200 है, सो 200 लीटर्स मल्टीप्लाइड विद 3, 600 घंटे लग गए यहाँ पे, बाकी बचे 370 आवर्स। फिर बारी आई सी की डिमांड है 100 और 400 आवर्स पूरे नहीं है, तो हम बैलेंसिंग बनाएंगे। बैलेंसिंग कैसी निकलती है? 370 डिवाइड विद 4, 93 लीटर्स। इसमें 370 आवर्स कंज्यूम हो गए। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान रेडी, पार्ट ए खत्म। हमारा प्रोडक्शन प्लान क्या है? हमें बी के 150 लीटर, ए के 200 लीटर और सी के 93 लीटर बनाने हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी पार्ट 2, A2, कैलकुलेट द प्रॉफिट एट दिस प्लान। जो प्लान बनाया इस पे प्रॉफिट बताइए। तो इस प्लान का प्रॉफिट होगा, ये हम A1 किया था हमने पार्ट, अब हम A2 कर रहे हैं पार्ट। तो इसका प्रॉफिट होगा टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन बी के 150 लीटर, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 55। दिमाग हाजिर रखो। इसके बाद बनाए ए 200 लीटर, ए का कंट्रीब्यूशन पर लीटर 46। इसके बाद बनाया हमने सी 193 लीटर, सी का कंट्रीब्यूशन 61। टोटल कंट्रीब्यूशन
1808 टोटल कंट्रीब्यूशन 18008। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि गलती होगा। क्या करूं आप लोगों का बेटा मैं, मतलब ये पहले रेट सही नहीं लगा रहे, वो ठीक करवाया, अब ज़रबे तकसीमें ठीक नहीं कर रहे, जमा ठीक नहीं हो रहा, क्या बनेगा आप लोगों का? करने चले हो सीए और 5वीं क्लास का हिसाब नहीं आता आपको। क्या बोलो? 231 और फिर रोते हैं कि आई क्या फेल कर देता है। हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हम तो एग्जाम में सब कुछ ठीक लिख के आते हैं, ये लिख के आते हैं एग्जाम में जो मुझे लिखवाते हो यहाँ पे। ए की जगह बी का कंट्रीब्यूशन, बी की जगह एक्स का कंट्रीब्यूशन, प्लस की जगह तकसीम और तकसीम की जगह माइनस, पता नहीं क्या क्या कैलकुलेटर पर दबाते रहते हो और फिर बाद में कहते हो आई कैप ने फेल कर दिया हमें। आई क्या बड़ा जालिम है। फिक्स कॉस्ट, हाँ जी क्या है फिक्स कॉस्ट, कहां से आएगी? जी फिक्स कॉस्ट कैसे आती है? OAR आपको नोट नंबर 1 उसने बताया है, नोट नंबर 1 पे जाओ, कहता जी अब्जॉर्ब हुए हैं लेबर आवर बेसिस पे, और एब्जॉर्प्शन रेट कहां से आया? 1600 घंटे से डिवाइड करके। तो OAR निकालो, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। OAR क्या है? 24 रुपए ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है, किस बेसिस पे? लेबर आवर्स पे। तो ए में 24 रुपए एब्जॉर्ब हैं, तो ए में कितने लेबर आवर लगे थे? ए में लेबर आवर पर यूनिट कितना है? 3। तो 24/3। OAR क्या बना? 8। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 8 रुपए पर आवर। 8 इंटू 3, 8 इंटू 2.5, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4.5, यही है ना आवर्स आपके? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है ये पर यूनिट। पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे आते हैं? आवर्स पर यूनिट इंटू OAR। तो आपको कॉस्ट पता है, आवर्स पता है, तो OAR यहां से निकलता है आपका, किसी एक का पकड़ के OAR निकाल लो। मैंने ए से निकाली, ए के डाटा से OAR आ गया 8। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 8 है, तो बजटेड आवर से मल्टीप्लाई कर दो जो कि हैं 1600। उसने कहा है OAR 8 निकला है 1600 घंटों को इस्तेमाल करके। बजटेड खर्चा डिवाइडेड विद, ये हम क्वार्टर का प्लान बना रहे हैं ना सारा, तो ये क्वार्टर के ओवरहेड इंटू 8 कितने जी? 12800 माइनस करो 10323, लीजिए जी ये हमारा मुनाफा आ गया। पार्ट ए लिमिटिंग फैक्टर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान, और उस प्लान के मुताबिक प्रॉफिट। जी एनी क्वेश्चन? जी किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? अच्छा इसका पार्ट भी देखिए जरा। सपोज दैट a contract has been made before the beginning of the period by company X and one of its customer company Y। साल शुरू होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दिस इज एन एडिशनल एस्पेक्ट। कंपनी X has agreed to supply company Y with 20 liters of each A, B, C, D during the 3-month period। पीरियड शुरू होने से पहले एक एग्रीमेंट हो गया है कि हम कंपनी वाई को 20 लीटर ऑफ ABCD सप्लाई करेंगे। द सेल डिमांड फ्रॉम द कंपनी वाई इज इंक्लूडेड इन डिमांड लेवल शोन अबव इन पार्ट ए। ये 20 लीटर इसमें शामिल हैं।
requirement. Suppose, requirement. Given the contract with company Y, determine the number of liters of liquid A, B, C, D to be produced and sold in the next 3 months in order to maximize profit. If maximum number of labor hours remain same, calculate the profit. सेम रिक्वायरमेंट रिपीट करने को कहा है उसने कहा जी प्रोडक्शन प्लान बताओ और प्रॉफिट बताओ, लेकिन अब एक शर्त आ गई है। वो शर्त क्या है कि हमारा एक एग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है, हमारा एक एग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब एक एग्रीमेंट कंपनी का हो गया तो एग्रीमेंट इज लाइक अ प्रॉमिस टू डिलीवर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द प्रॉमिस। आप पहले प्रॉमिस पूरा करोगे, मतलब 20 लीटर ऑफ ए बी सी डी बनाओगे, उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसको आप रैंकिंग के मुताबिक इस्तेमाल करोगे। ठीक है। सो यहां से एक पॉइंट जो हम जो एडिशनल लर्न कर रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियोज में अगर प्रायर कमिटमेंट या प्रीवियस ऑर्डर या प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमें हर सूरत ऑनर करना होता है। रैंकिंग का उस कॉन्ट्रैक्ट पे असर नहीं पड़ता। तो हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग जो अब बनेगी पार्ट बी के तहत, हम अवेलेबल आवर्स से बात शुरू करेंगे। अवेलेबल आवर्स से बात शुरू करेंगे और सबसे पहले हम कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाइज ऑर्डर। पहले वो इसमें से लेस कर दो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाई ऑर्डर, वाई को हमने देना है 20 लीटर ऑफ ए 3 घंटे प्लस 20 लीटर ऑफ बी 2.5 आवर प्लस 20 लीटर ऑफ सी 4 प्लस 20 लीटर ऑफ डी 4.5। कितना टाइम लग गया? 280 का टाइम तो भाई इस ऑर्डर में निकल गया। अब बाकी कितना बचा? 1065। अब इसको रैंकिंग के मुताबिक इस्तेमाल करो। अब रैंकिंग 1 कितना बी। अब बी की डिमांड पूरी करो। अब बी के कितने यूनिट बनाने हैं? 130, क्योंकि इस 150 में वाई के भी 20 यूनिट शामिल है ना। उसने बताया है कि भाई इस डिमांड में जो डिमांड हमें दी गई है उसमें वाई के ऑर्डर शामिल हैं। तो बी के अब हमें मजीद 120 बनाने हैं। 120 लीटर 130 लीटर इंटू 2.5 325। बाकी क्या बचा? 740। फिर हम जाएंगे ए पे। अब ए के बनाएंगे 180। ए के 180 हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी। ए के 180 लीटर इंटू 3 540 200। फिर बारी आएगी सी की और सी बनेगा बैलेंस और वो होगा 200/4 50 लीटर। 200 आवर्स इसमें लग गए। लीजिए जी। अब हमारा प्रोडक्शन प्लान अब क्या है? ए बी सी। ए के 180 प्लस 20 200, बी के 130 प्लस 20 150, सी के 50 प्लस 20 70 और डी के 20। ये है हमारा प्रोडक्शन प्लान। अब हमारा प्रोडक्शन प्लान ये है भाई, ए बी सी डी। पहले हमारा प्रोडक्शन प्लान में डी नहीं आ रहा था कहीं, लेकिन क्योंकि डी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था, हम रैंकिंग के हिसाब से चल रहे थे। अब ज़रूरी है कि डी के भी 20 यूनिट बनाए जाएं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट आया कि अगर कंफर्म ऑर्डर पहले से है तो रैंकिंग के बावजूद आपको उनको ऑनर करना है। पहले आप कमिटमेंट जो है उसको ऑनर करते हो, फिर जो बाकी टाइम बचता है उस पर आप लिमिटिंग फैक्टर वाली रैंकिंग लगाओगे। सो हमने ये रैंकिंग के मुताबिक ये प्रोडक्शन की, और रैंकिंग से पहले हमें 20-20 लीटर तो पहले ही बनाना था, तो 20-20 लीटर हमने पहले ही बना लिया। तो टोटल हमारी प्रोडक्शन क्या बनी? अब हमारी ये प्रोडक्शन है, इसके मुताबिक ये पीएनएल आपको बनाना है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, विच इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो यही रहने वाली है। फिक्स कॉस्ट पे तो प्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन आपका बदल जाएगा। और एक बात आप इधर देखिए बोर्ड पे, प्रॉफिट जो यहां से निकलेगा क्या वो इससे ज्यादा होगा कम होगा? यकीनन कम होगा, क्योंकि इसमें हमने
रैंकिंग के बगैर प्रोडक्शन की हुई है कुछ, ये सारी प्रोडक्शन हमारी रैंकिंग के हिसाब से है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न। और यहां पे हमने रैंकिंग से हट के थोड़ी प्रोडक्शन कर दी थी क्योंकि ऑलरेडी हम एक ऑर्डर कमिट कर चुके थे, तो यकीनन यहां से जो प्रॉफिट आएगा वो कम होगा। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लीजिएगा। मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे जारी रहेंगे अगले कई दिन तक। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग पे हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन शुरू किए थे और कल हमने क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 सवाल किए थे। एनी इशू? जी कोई सवाल कल के लेक्चर से? कल की क्लास में एक मटेरियल की रिलेटेड कैलकुलेशन थी, मैंने आपसे शेयर की थी, मैं उसको क्विकली आपके सामने दिखा रहा हूँ। हमने उसकी वर्किंग शो की थी कि हमें कहा गया था करंटली इसकी कॉस्ट 66,000 रुपये है। इसका ब्रेकअप 1100 kg इंटू 60 रुपीज़ पर kg, ये इसका ब्रेकअप बन रहा था। कॉस्ट मटेरियल में जब भी वेस्टेज आ जाए, हमारी बात हुई भी है कि वेस्टेज के साथ ग्रॉस और नेट क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आता है और कॉस्ट हमेशा ग्रॉस पे मेजर की जाती है। इसका मतलब जब हमें 66,000 कॉस्ट बताई जा रही है तो ये ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जा रही है। 1100 इज ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब जो मशीन में डाला जाएगा। हमें कहा गया था मशीन में जो डालते हैं उसका 10% वेस्ट होता है, तो 1100 का 10% कितना बनता है? 100। 1100 से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसमें 1100,000 जमा 100 हुआ हुआ है। 1100 इज इनपुट, इनपुट का 10% लॉस होता है। इसका मतलब करंटली हम जो मशीन में डालते हैं उसका सिर्फ 90% हमारी फिनिश प्रोडक्ट में जाता है। आइंदा लॉस कितने परसेंट आ जाएगा? 6%। इसका मतलब आइंदा नेट क्वांटिटी हमारी करंट ये है, आइंदा भी यही रहेगी, लेकिन ग्रॉस क्वांटिटी हमारी आइंदा 94 पे ग्रॉस अप होगी और इसको मल्टीप्लाई बाय 60 तो वैसे का वैसा ही यहाँ पड़ा हुआ ना, तो मैंने ये सारी वर्किंग 66,000 के साथ ही कर दी थी। ठीक है, क्वांटिटी ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी रिवाइज होगी, क्वांटिटी रिवाइज होकर मल्टीप्लाई तो रेट से ही होना है, तो आप ये क्वांटिटी पे अप्लाई कर लो या डायरेक्ट वैल्यू पे क्वांटिटी अप्लाई करके फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट रेट पे ये फार्मूला अप्लाई कर दो। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पे अप्लाई कर दो, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पे ये फार्मूला आपके सामने अप्लाई किया था इस तरह इसकी वैल्यू वर्कआउट करने के लिए। ये रिवाइज क्वांटिटी निकल रही है और ये रेट से मल्टीप्लाई खा रहा है। हम इसको इस तरफ शो कर दें या 66,000 पे ही डायरेक्ट शो कर दें, एक ही बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फा लिमिटेड ऑटम 2014 का क्वेश्चन 5 है। पहला पार्ट, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन रेलेवेंट टू मेक और बाय डिसीजन। इस पे हमारी बात ऑलरेडी हुई भी है किसी सवाल में। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एक हमने कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन पास में किया था, इसमें बात कर चुके हैं। जैसे हमने जिसमें टाइमिंग की, क्वालिटी की, रेट की कोई बातें की थी हमने, ठीक है। तो ये आप रीड थ्रू कर लीजिएगा, हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। हम पार्ट बी पे जाते हैं और पार्ट बी की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट से मतलब क्या, मुराद क्या होता है? बाहर से खरीदना, आउट ऑफ कंट्री से परचेज करना। तो प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान है, ये लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन है। वहां पे हम ये दोनों प्लान बनाते हैं ना भाई, कि कितने यूनिट्स बनाने हैं और कितने बाहर से खरीदने हैं। प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान ये
प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट मतलब लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय सिनेरियो है। उस तरह के सिनेरियो में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे सामने आती हैं। और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट का मतलब वही जो हमने मेथड सीखा हुआ है, जिसमें हमने क्या सीखा था। स्टेप नंबर 1 हर प्रोडक्ट के लिए लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय। किताब खोलो, स्टेप सामने लाओ जरा। लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली। और एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली, फिर आप लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर एंड देन रैंकिंग फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, ठीक है जी। उसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन, और जो बाकी डिमांड बच जाए वो परचेज, इस केस में इंपोर्ट। तो सवाल पढ़ते हैं जी, हमें सिनेरियो पता, स्टेप्स हमने रिफ्रेश कर लिए। अल्फा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ए बी सी। In view of the limited production capacity, AL is meeting demand for its products partly through import. अभी कुछ import, कुछ production. The following information has been extracted from the budget for the next year. A, B, C का बजट बनाया गया जी अगले साल का। मशीन आवर यूज होंगे प्रोडक्शन में ABC में कितने, सेल नंबर ऑफ यूनिट्स ABC की क्या होगी, और इसका ब्रेकअप प्रोडक्शन और इंपोर्ट में क्या है। जैसे ए आपने 42,000 बेचने हैं, 30 बनाएंगे 12 इंपोर्ट करेंगे। 35 बेचने हैं, 25 बनाएंगे 10 इंपोर्ट करेंगे। 26,500 बेचने हैं, 22,500 बनाएंगे 4 इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद रुपीज इन मिलियन में सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड एंड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। मतलब ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हो इनकी कॉस्ट है, और ये जो आप बना रहे हो ये इनकी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तो हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं ना, फिक्स कॉस्ट तो रेलेवेंट नहीं है। तो जो बना रहे हो उनकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, और जो खरीद रहे हो उनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग। Additional information. AL is working at 100% capacity. AL believes that it can obtain substantial quantity discount from foreign suppliers if it increases the import volume. Each product is supplied by a different supplier. After intense negotiation, the suppliers have offered discount of 15, 10 and 12% of the products A, B and C respectively. Import अगर हम सप्लाई से बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ाएं, अभी ये हमारी क्वांटिटी है इंपोर्ट की, अगर हम किसी भी सप्लाई से क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वो हमें डिस्काउंट देने पे तैयार है, और डिस्काउंट ऑफर किया गया है 15, 10 और 12। अच्छा जी, मैं आपसे क्वेश्चन पहले करूं, थोड़ा सा हम सवाल को समझते हैं और सिनेरियो से लिंक करते हैं। हमारी कंपनी के पास कैपेसिटी लिमिटेड है। कैपेसिटी इज बीइंग मेजर्ड बाय मशीन आवर्स। ये मशीन आवर्स हैं ABC में जो इस्तेमाल होने जा रहे हैं, और ये हमारी 100% कैपेसिटी है। करंटली कंपनी ने जो प्लान किया हुआ है, हर प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स बनेंगे, हर प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स इंपोर्ट होंगे। क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान है? यस या नो? नो। व्हाई नो? क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान क्यों नहीं है? ठीक कह रहे हैं आप, नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान, लेकिन क्यों नहीं है? किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो? क्योंकि हम कैपेसिटी हमारी काफ़ी नहीं है डिमांड पूरी करने के लिए, इंपोर्ट तो हमें करना है, लेकिन हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये जो प्लान है परचेज एंड इंपोर्ट ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं है? हम कैसे कह सकते हैं? कंट्रीब्यूशन बेस पे तो हम नहीं करते, लेकिन हम रैंकिंग की बेस पे करते हैं। रैंकिंग की बेस पे हम कुछ प्रोडक्ट्स को इन हाउस बनाना चाहेंगे और जो बच जाएंगी उसको इंपोर्ट करना चाहेंगे। इंस्टेड के हर प्रोडक्ट को बनाए भी इंपोर्ट करें, हम ऐसा नहीं करते। हमने क्या सीखा था कि हम एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट पर यूनिट मेजर करेंगे,
उसको मशीन आवर पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर सबसे ज़्यादा है वो हमारी प्रोडक्शन की प्रेफरेंस में आएगी। हम उस प्रोडक्ट के सारे यूनिट्स बनाना चाहेंगे और बल्कि दूसरी प्रोडक्ट दूसरे नंबर की रैंकिंग के भी सारे यूनिट्स बनाना चाहेंगे जब तक मशीन आवर ख़त्म नहीं होते। और जब मशीन आवर सारे ख़त्म हो जाएंगे फिर जो प्रोडक्ट बचेगी शायद वो एक हो, सिर्फ वही इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान नहीं है। अब जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान पर जाएंगे, लेट्स अज्यूम ए बी सी हमारी रैंकिंग यही है, रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3। तो मेरा प्लान क्या रहेगा भाई, मेरे पास जितने भी मशीन आवर है सबसे पहले मैं ए की डिमांड पूरी करूं। लेट्स अज्यूम मैं ए के सारे यूनिट बना लेता हूं, मेरे पास सफिशिएंट मशीन आवर्स हैं। जब मैंने ए के यूनिट्स भी बना लिए तो ए की इंपोर्ट जीरो होगी। अगर ए की इंपोर्ट जीरो होगी तो बी और सी की इंपोर्ट बढ़ जाएगी ना, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि बी और सी के लिए यूनिट बनेंगे कम। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि मेरे पास इतने मशीन आवर बचे मैं बी भी सारे बना लूं। जब मैंने बी भी सारे बना लिए तो सी की इंपोर्ट और बढ़ जाएगी। इन अ वे कि मैं जब भी रैंकिंग के हिसाब पे प्रोडक्शन प्लान पे जाऊंगा मेरी कुछ प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट खत्म होगी और शायद कुछ की बढ़ेंगी, और जिसकी बढ़ेगी उस पर डिस्काउंट मिलेगा। वो ए की बढ़े उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, बी की बढ़े उस पर डिस्काउंट मिलेगा, सी की बढ़े उसकी डिस्काउंट मिलेगा। मेरी इंपोर्ट किसी ना किसी प्रोडक्ट की बढ़ने वाली है, जिसकी बढ़ेगी उस पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी। सो हमें कंपेयर करना है उसी अंदाज में कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट को मशीन आवर पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर रैंकिंग होनी है। लेकिन इसमें एक सिर्फ ख्याल रखना है कि जो इंपोर्ट की कॉस्ट हमें यहाँ दी गई है ना, ये डिस्काउंट से पहले की है, और हम जो प्लान बनाएंगे उसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा। हम इसको डिस्काउंट वाली प्राइस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है जी। तो प्लानिंग हमारी वही स्टेप्स हमारे वही हैं जो हमने सोचे हुए हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। हम लाएंगे पहले कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट। मैं वर्किंग 1 से इसको ले आऊंगा, फिर मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाऊंगा, से वर्किंग 2 से मैं ये ले आता हूं, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, फिर मैं मशीन आवर पर यूनिट लूंगा, ये मैं से वर्किंग 3 से ले आता हूं, और इसके बाद प्रोडक्शन प्रेफरेंस आ जाएगी मेरी। जिसके बाद हम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे और जो बच जाएगा वो इंपोर्ट प्लान बन जाएगा। इसके नीचे हमारा प्रोडक्शन प्लान बन जाएगा, प्रोडक्शन प्लान बन जाएगा तो जो बचेगा वो इंपोर्ट प्लान में चला जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मेट जिसमें हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट पर यूनिट वर्किंग 1 ए, मुझे रुपीज इन मिलियंस दिए गए हैं। ए की कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट 684000000। ये इंपोर्ट की कॉस्ट है कितने यूनिट्स की? ए के 12 यूनिट्स। ये कॉस्ट पर यूनिट है लेकिन बिफोर डिस्काउंट है। ए पे मुझे कितना डिस्काउंट मिलना है? 85% कर लो। तो मेरी ए की कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं इंपोर्ट करूं, मैं प्रोडक्शन प्रेफरेंस के तहत जब प्लानिंग करूंगा तो मेरी कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी इंपोर्ट की और बाकियों की बढ़ जाएगी। इसका मतलब मैं जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करूंगा उसमें मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो ए 4845 रुपीज, ए की कॉस्ट 4845। इसी अंदाज में बी की कॉस्ट इंपोर्ट है 47 मिलियन। बी के यूनिट्स इंपोर्ट करने हमने 10,000 और बी पे डिस्काउंट कितना है? 10%, मतलब 90% कर लो। 4230 4230। इसके बाद बारी आई सी की। सी की कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है 26880000।
सी के यूनिट्स कितने हैं जी इंपोर्ट के? 4000। और सी पे डिस्काउंट कितना है? 88%। 5912 5914 ये सी की कॉस्ट पर यूनिट आ गई। वर्किंग ऑन हमारी कॉस्ट पर यूनिट। जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? हम जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान पर जाएंगे तो हम कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन इन हाउस बढ़ाएंगे तो एज अ रिजल्ट बाकी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट बढ़ जाएगी एंड वी विल गेट डिस्काउंट। तो इसलिए हमने इंपोर्ट की कॉस्ट जो निकाली है तमाम प्रोडक्ट्स की विद डिस्काउंट निकाली है। हमें नहीं पता अभी हमने कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, बट हमें यह पता है हम जो भी इंपोर्ट करेंगे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और हमें उस पर डिस्काउंट मिलेगा। जी अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए की, ये जी हमें वेरिएबल कॉस्ट का डाटा दिया गया है 8 प्लस 45 प्लस 33 डिवाइडेड विद 30। सो रुपीज़ इन मिलियन में इट इज़ 48 प्लस 45 प्लस 33, ये रुपीज़ इन मिलियंस हैं डिवाइडेड विद 30,000। तो बताइए रुपीज़ में कितनी अमाउंट? 4200। इसी तरह बी और सी की कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करके मुझसे शेयर कीजिए। कॉस्ट पर यूनिट रुपीज़ इन मिलियन में फिगर्स दी हुई हैं, ध्यान से इनको हैंडल कीजिए। अब हम इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बना रहे हैं। हमें प्रोडक्शन यूनिट्स अवेलेबल है, प्रोडक्शन कॉस्ट अवेलेबल है। वी नीड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर द फॉर्मेट जो हमने सीखा हुआ है। जी बेटा 3450 5600 वेरीफाई कीजिए कॉस्ट 3850। जी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट 645 380 314। मशीन आवर पर यूनिट, ये मशीन आवर कितने इस्तेमाल होने हैं देखिए ज़रा बोर्ड पे, ये मशीन आवर कितने इस्तेमाल होने हैं और ये यूनिट्स कितने बनने हैं। यहाँ से मशीन आवर पर यूनिट हमारे बनेंगे मशीन आवर पर यूनिट ए के 240,000 डिवाइड विद 30,000 8। बी और सी के बताइए 8 9 12। लीजिए जी एक्स्ट्रा कॉस्ट, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट का तो मैंने खाना नहीं बनाया, पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर आएगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर, उसके बाद फिर बनेगी प्रोडक्शन प्रेफरेंस। जी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर कितनी आ रही है? 80.625 जी 80.63 42.22 26.20 27 रैंकिंग हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट 1 2 3। ये हमारी प्रोडक्शन प्रेफरेंस। अब इसके मुताबिक हम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे। इसके मुताबिक अब हमारा बनेगा प्रोडक्शन प्लान और जो बच जाएगा वो इंपोर्ट प्लान चला जाएगा। प्रोडक्शन प्लान की कहानी स्टार्ट होती है अवेलेबल मशीन आवर्स से। कितने हैं अवेलेबल मशीन आवर्स?
टोटल कर लो, 2,40,000 जमा 2,25,000 जमा 2,70,000, 7,35,000। लीजिए जी, रैंकिंग ए बी सी कितने यूनिट्स बनेंगे और जो नहीं बनेंगे वो इंपोर्ट होंगे। जी प्लान बनाइए, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान। रैंकिंग के मुताबिक अब ख्याल कीजिएगा, हमारी ए की डिमांड कितनी है? 42,000। तो अगर हम सबसे पहले ए के 42,000 बनाना चाहेंगे, अगर बना सकते हैं तो इसके बाद जो आवर्स बचेंगे उसमें बी की डिमांड 35,000 वो पूरी करना चाहेंगे। अगर पूरी कर सकते हैं तो फिर बारी आएगी सी की, और जितने यूनिट सी के बना पाएंगे वो बना लेंगे, बाकी इंपोर्ट पे चले जाएंगे। जी जनाब, क्या आ रहा है प्लान? ए के कितने यूनिट्स बनाओगे? 42,000 बना लोगे। बी के कितने बनाओगे? 35 बना लोगे। और सी के 7,000 बना लोगे। तो सी के बाकी कितने बचे? 19,500 ये इंपोर्ट हो गए। तो ये हमारा प्लान सामने आ गया जी। ये प्रोडक्शन है और ए बी की इंपोर्ट नहीं है, सी की सिर्फ इंपोर्ट होनी है 19,500। प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान हमसे मांगा गया था जी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान, $15 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट प्लान टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम जब रैंकिंग के मुताबिक प्लान बनाते हैं, इस प्लान पे हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम ही बनते हैं, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं दिखाना। तो ये अगर देखा जाए तो 15 नंबर के लिहाज से बड़ा आसान और छोटा सवाल था, लेकिन ये आसान और छोटा सभी है जब तक आप सही डायरेक्शन पिक कर लो। अगर इसको कंट्रीब्यूशन के चक्कर में ढूंढने पड़ गए, अभी तो यहाँ उसने प्राइस नहीं दी थी, कंट्रीब्यूशन कर बन जाती है, रेवेन्यू दिया हुआ, वहाँ से प्राइस बना लेते हो तो लोग, रेवेन्यू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी यही होती है कि इसमें आप गलत रास्ता पकड़ लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के उसके हिसाब से रैंकिंग शुरू कर दो। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच हो जाती है अगर वो अप्रोच लेते, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं है, ये लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे स्टेप्स डायरेक्शन फ़र्क होती है कैलकुलेशन की। सो हमें सवाल का सिनेरियो को समझ के उसके मुताबिक जो टूल है, जो रूल है, वो अप्लाई करना है। और अगर हमें समझ आ जाए सवाल तो बहुत ही आसान हो जाता है सवाल, थोड़ी सी तवज्जो से समझने तो। जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को इस सवाल में किसी कैलकुलेशन पे हेल्प चाहिए?
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is सर्वर लिमिटेड का सवाल है जी. स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन 1. रिक्वायरमेंट, डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड बाय एसएल इन द अबव सिचुएशन. मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी क्या कमा सकती है? मैक्सिमम प्रॉफिट का सवाल हमें लिमिटिंग फैक्टर में भी आता है, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय में भी आता है, बल्कि हर डिसीजन मेकिंग का सवाल मैक्सिमम प्रॉफिट का ही होता है. तो सवाल से भी टॉपिक का आइडिया नहीं हो रहा, हमें सवाल पढ़ना पड़ेगा फिर ही टॉपिक का आइडिया होगा. 10 मार्क का सवाल है जी. सर्वर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स K2 एंड K9. इट आल्सो मैन्युफैक्चर्स अदर प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर. SL's products require specialized skilled labor. Maximum labor hours available with the company are 3000 per month. Limiting factor की कहानी लग रही है जी. Labor hours की availability 3 लाख per month है. Following information has been extracted from SL's budget. 2 products K2 K9 डाटा पर यूनिट है. सेलिंग प्राइस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल क्या है? लेबर कॉस्ट 300 पर आवर के हिसाब से क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स कितने हैं पर यूनिट? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स वो क्या हैं? मंथली डिमांड क्या है? सो मंथली आवर्स गिवन है, मंथली डिमांड गिवन है. एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड टू परचेज 3000 यूनिट्स ऑफ अ कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट A1. एक तीसरी प्रोडक्ट भी आ गई A1. 2 रूटीन में बना रहे थे, तीसरी A1 आ गई एट अ प्राइस ऑफ 35,000 ईच. द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 1 मंथ. ये भी 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है जी. द कॉस्ट डिपार्टमेंट हैज असर्टेन द फॉलोइंग फैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. A1 तीसरी प्रोडक्ट, उसकी कहानी क्या है? ईच यूनिट ऑफ A1 वुड रिक्वायर 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल B1, 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल C3. B1 is available in the local market at 2500 per unit. However, required quantity of C3 is not available in the local market and would be imported from Sri Lanka at a landed cost of 2.4 million. Each unit of A1 would require 35 labor hours. A specialized machinery would be hired for 5 days. ये A1 की प्रोडक्शन की बात हो रही है. 5 दिन के लिए मशीन लेनी पड़ेगी. However, due to certain production scheduling issues, it is difficult for SL to exactly predict when the machine would be required. A1 की प्रोडक्शन चलनी है 1 महीना. उस 1 महीने में से सिर्फ 5 दिन हमें मशीन चाहिए होगी, लेकिन वो 5 दिन कौन से हैं ये बताना मुश्किल है. As a result of negotiation, SL has received following offers. मशीन के लिए 2 ऑफर्स आई हैं. एक फला मुदारबा ने ऑफर की है. ऑफर क्या है? रेंट ऑफ 0.9 मिलियन फॉर द एंटायर मंथ. इफ एक्सेप्टेड, एसएल वुड बी एबल टू सबलेट द मशीन एट 20,000 पर डे. 9 लाख माहाना किराए पे मशीन ले लो. 5 दिन इस्तेमाल करना, 25 दिन जो इस्तेमाल नहीं करनी वो किराए पे दे देना. 20,000 पर मंथ पर डे के हिसाब से. ऑप्शन नंबर 2, टेक रेंटल हैज कोटेड अ रेंट ऑफ 57,000 पर डे एंड गारंटीड अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन व्हेन रिक्वायर्ड. जब चाहिए होगी पक्की मिलेगी. 57,000 पर डे के हिसाब से ले लेना हमसे. तो सारी बात है, 2 ऑप्शन मिलेंगी तो हम क्या करेंगे? जो सस्ती है, जहां पे 5 दिन में हमें सस्ती मशीन मिल रही है ले लेंगे. एनीवेज, अच्छा जी, अब ये सवाल उसने पूछा है, द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट कैन इंक्रीज डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ K2 K9. मतलब A1 अगर प्रॉफिटेबल है तो K9 में प्लस माइनस किया जा सकता है. ये एक सिंपल लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है जिसमें 3 प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट्स हैं. 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, K2 K9 एंड A1. K2 K9 की डिमांड ये अवेलेबल है, A1 की डिमांड ये आगे. ठीक है जी. और अब हमें 3 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करना है, प्रोडक्शन प्लान बनाना है. लिमिटिंग फैक्टर 3 लाख घंटे मशीन आवर सामने रखते हुए कैसे चलते हैं जी? स्टेप नंबर 1, लिमिटिंग फैक्टर पता लग गया.
लिमिटिंग फैक्टर का सिनेरियो है, ठीक है जी, सिंपल लिमिटिंग फैक्टर का सिनेरियो है। स्टेप नंबर 1 लिमिटिंग फैक्टर पता लग गया जी, लेबर आवर्स हैं। स्टेप नंबर 2 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 3 लेबर आवर पर यूनिट। स्टेप नंबर 4 कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। स्टेप नंबर 5 प्रेफरेंस हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। एंड स्टेप नंबर 6 प्रोडक्शन प्लानिंग। शुरू कीजिएगा। यहां पे जाके रुकोगे, मुझसे पूछते जाना। K2 K9 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ले लीजिए। K A1 का कंट्रीब्यूशन जो है उस पर मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। जो कर सकता है बच्चा वो भी करता चले, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूंगा। K2 K9 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अवेलेबल है। अरे 15,500 कहाँ से बनाया आपने? हाँ K9 बेटा, K9 क्या रह गया? बेटा ये 35,000 है, 3500 नहीं है, ध्यान से काम कीजिए।
फिक्स इट कितनी बनी 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेबर आवर। चलें हम इनकी कहानी आगे लेके चलते जाते हैं। इनके लेबर आवर पर यूनिट भी बना लेते हैं। K2 का है 4500 ओवर 300 और K9 का है 7500 ओवर 300 15 एंड 25 कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 295 और लेबर आवर्स फॉर A1 भी हमें पता है कितने हैं। A1 के लेबर आवर नोट नंबर 2 35। अब हमें सिर्फ A1 की वेरिएबल कॉस्ट लानी है तो सवाल हमारा प्रोडक्शन प्रेफरेंस तक रेडी हो जाएगा। जी भाई बेटा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू ऑलवेज अज्यूम 30 days a month। वैसे दिनों की जरूरत कहाँ पड़ी थी? अच्छा तो आपने 28 वाली ऑप्शन नहीं पूछी, 29 वाली ऑप्शन नहीं पूछी। महीने में तो 28 दिन भी होते हैं, 29 भी नहीं होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। 30 और 31 में क्यों कंफ्यूज हो? आमतौर पे 30-31 होते हैं। अच्छा जी A1 की कहानी। A1 की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? एक महीने का ऑर्डर है तो A1 की कॉस्ट के लिए हम वर्किंग वन बनाते हैं। A1 की वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? A1 की वेरिएबल कॉस्ट में इस्तेमाल होने हैं मटेरियल B1 और C3 और लेबर और वेरिएबल ओवरहेड और मशीन हायर। ये सारे खर्चे हमें लेने हैं पर यूनिट A1 के साथ। तो जनाब बताइए B1 पर यूनिट ऑफ A1 क्या आएगा? 2500 का एक यूनिट है और आपको 3 यूनिट्स चाहिए तो 2500 इंटू 3 7500 आपकी B1 का मटीरियल लगेगा जी। खरीदना पड़ेगा। रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ बाइंग। जी C3 की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? तसल्ली से बताओ, कोई जल्दी नहीं है भाई। कैसे निकाली जी? सी की कॉस्ट 2.4 मिलियन डिवाइडेड विथ 3000। 3000 क्या? व्हाट इज? क्या करूं आगे, क्या करूं? बस कितनी है? क्यों करूंगा? हाँ ये क्या है? 3000 क्या है? A1 के यूनिट्स हैं ये C3 की कॉस्ट है। इसको डिवाइड किससे कर रहे हो? A1 के यूनिट से, C3 के यूनिट से डिवाइड नहीं कर रहे आप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझना सीखो। ये 24 लाख खर्चा है 3000 A1 बनाने का।
ये 3000 C1 के यूनिट्स नहीं, C3 का यूनिट्स नहीं है जिसको 2 से ज़रब दे रहे हो आप। 24 लाख रुपए में जितना हमें C3 चाहिए 3000 यूनिट्स के लिए वो आ जाएगा। बेसिकली अगर C3 की कॉस्ट निकालनी है तो फिर डिवाइड भी 6000 से करना पड़ेगा। 6000 C1 आएंगे इसमें। अगर 6000 से डिवाइड करोगे तो फिर 2 से ज़रब दे लेना, क्योंकि आपको 3000 A1 बनाने के लिए 6000 C3 चाहिए। 24 लाख में 6000 C3 आ रहे हैं, तो 6000 से डिवाइड करो, 2 से ज़रब दे लेना। लेकिन जब डिवाइड ही 3000 से कर रहे हो तो फिर 2 से ज़रब नहीं देनी। कितनी कॉस्ट? 800। लेबर 35 आवर्स चाहिए और रेट क्या है? 300। 10,500। वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर के बेसिस पे चार्ज होने हैं 35 आवर्स। रेट क्या वेरिएबल ओवरहेड का? निकाल लें, बिल्कुल निकाल लें आप। ये K2 को पकड़ो, 1875 लेबर आवर बेसिस पे चार्ज हो रहा है, तो 1875 को इसके डिवाइड कर दो लेबर आवर से 15 से, ये वेरिएबल ओवरहेड का रेट बन जाता है आपका। जी 4375, ये आपके वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ गई पर यूनिट ऑफ A1। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, अब आ जाइए मशीन हायर पे। मशीन हायर पे हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, 9 लाख महीने पे किराए पे लो और 25 दिन 20,000 के हिसाब से किराए पे दे दो। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। या 57,000 इंटू 500 डेज किराए पे ले लो। इनमें से जो भी लोअर है, चलिए बता दीजिए पहले। ये बना कितना? 2,50,000। ये 2,85,000 बना और ये बना 4 लाख। तो भाई कौन सी बेहतर है? हम 2,85,000 किराए पे मशीन लेंगे और इसमें कितने यूनिट्स बनाएंगे? 3,000। तो जनाब इसमें 3,000 यूनिट बनेंगे, तो मशीन हायर कॉस्ट पर यूनिट 95। मशीन हायर कॉस्ट पर यूनिट 95 है। ये वर्किंग का रेफरेंस से लेके मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूँ, लीजिए जी यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बना लीजिए 23270। 23270 लीजिए जी। बाकी सवाल कंप्लीट कीजिए। गिव मी द प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान फाइनल कीजिए। और सवाल में बात फिर वही है, किसी स्टेप पे अगर फंसे तो सवाल छोड़ नहीं देना। आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ A1 समझ नहीं आ रही, C3 लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, मशीन आवर समझ, मशीन हायर समझ नहीं आ रही, जो समझ नहीं आ रहा सिर्फ वो कंपोनेंट छोड़िए, सवाल कंप्लीट कीजिए, प्रोडक्शन प्लान बना के दीजिए। आपकी वेरिएबल कॉस्ट ठीक ना होने से कंट्रीब्यूशन गलत आ जाएगा। प्रोडक्शन प्रेफरेंस में बी रॉन्ग, बट दैट डज नॉट मैटर। आपने जो पार्ट मिस किया होगा सिर्फ उस पार्ट के नंबर कटेंगे। ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन। परफेक्ट होता है हो जाए, नहीं होता कोई टेंशन नहीं है, कंप्लीट करना ज्यादा अहम है।
हाँ जी बोलिए ज़रा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर रेट कितना आया? 730 और 335 1 2 3। प्रोडक्शन प्लान पहले आपने A1 बनाना है, तो A1 कितने बनाओगे? 3000 यूनिट्स A1 के बना लोगे, और इसके बाद बारी आएगी K9 की 7800, दैट्स इट। K2 के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचे, ये हमारा प्रोडक्शन प्लान आ गया अगले महीने का, ठीक है। ये हमसे प्रोडक्शन प्लान ही मांगा गया था, फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन शायद हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट, वही प्रॉफिट मांगा गया भाई। आगे चलना है अभी तो आगे चलना है। चलो जी आगे प्रॉफिट बनाओ। मेरा ख्याल तो ख़त्म हो गया, आगे सवाल करेंगे, लेकिन ये तो अभी प्रॉफिट बनाना है। बनाइए प्रॉफिट। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन प्लान बनाने में किसी बच्चे को दिक्कत, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, पूछिए। प्रोडक्शन प्लान बनाने में कोई इश्यू जनाब? यहाँ पे किसी बच्चे को प्रोडक्शन प्लान बन गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आई? टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आया? 92715000। ये जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे लेस होगी भाई? बिल्कुल ठीक है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट आप लेस करोगे OAR मल्टीप्लाइड विद 3 लाख, तो 3 लाख पूरे महीने के आवर्स हैं, और OAR कहीं से भी उठा लो, 1500 से उठा लो। 1500 डिवाइड विद 15, तो 1500 डिवाइड विद 15 इधर से उठा लो, K2 से K9 से जहां से मर्जी उठाओ। कितना आया? 30 मिलियन के ओवरहेड लेस कर दिए, तो प्रॉफिट बचा हमारे पास 62,715,000। जी 62,715,000 टोटल कैपेसिटी इनटू OAR, बजटेड ओवरहेड्स निकालने का तरीका। इसने मिलियंस में वर्किंग की हुई है। 62.72 मिलियन, राउंड ऑफ हो गया। हमने 62.715 किया, उसने राउंड ऑफ करके 62.72 मिलियन किया, तो आंसर इज द सेम। मार्किंग स्कीम देखिए ज़रा, काफ़ी देर होगी मार्किंग स्कीम नहीं देखी थी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना 3.5 है। अब ये 3.5 भी यकीनन ऐसा नहीं कि तीनों ठीक तो 3.5, एक गलत तो 0, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी एग्जामिनर ने हिसाब रखा होगा 1, 1, 1.5 कैसा हिसाब होगा, ठीक है। ब्रेकअप नहीं दिया, देना चाहिए था उसको, लेकिन चलो आपको आइडिया होना चाहिए, ऐसे ही होगा। रैंकिंग ऑन द बेस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पर लेबर आवर, मतलब कंट्रीब्यूशन को लेबर आवर से डिवाइड करके वैल्यूज निकालना, उस पर रैंकिंग देना, 3.5 नंबर। अब यहाँ पे फिर तवज्जो कीजिएगा, जो मैं बात समझाता हूँ। आपको कंट्रीब्यूशन नहीं निकालना आता, आप मट्टी डालो, कंट्रीब्यूशन अज्यूम कर लो, लेबर आवर निकलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर बनाओ, रैंकिंग कर दो, 3.5 नंबर मिल गए। कंट्रीब्यूशन का 3.5 कटे, कोई बात नहीं, अगले 3.5 मिलेंगे, आगे सारे मिलते जाएंगे आपको नंबर। सो ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन।
और ये मैं बार बार आपको बताता रहा हूं, जब तक घर में ये क्वेश्चन इस तरह करने की आदत नहीं डालोगे, एग्जाम में ऐसे नहीं होंगे। आप घर में सोल्यूशन देख के सवाल ठीक करते जाओ, परफेक्ट करते जाओ, और एग्जाम में एक्सपेक्ट करो कि आपको सोल्यूशन ना मिले और सवाल कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। जो एग्जाम में आपके साथ होना है उसी की प्रैक्टिस घर में करो। तो एग्जाम में सोल्यूशन नहीं मिलना, लेकिन फिर भी सवाल करना है तो कैसे किया जाए, इसीलिए आपको मोटिवेट किया जाता है कि टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा बैठो। घर में प्रैक्टिस में कोई कमी कुताही रह भी जाएगी, टेस्ट में तो सोल्यूशन नहीं ना होगा आपके पास। घर में बंदा कोई सुस्ती कर लेता है, सोल्यूशन देख लेता है, गलत बात है। लेकिन टेस्ट में बैठोगे, असेसमेंट बैठोगे, टर्म टेस्ट बैठोगे इंशाअल्लाह, तो वहां पे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि भाई सवाल है, अनसीन है और इसको सॉल्व करना है। लेबर आवर्स टू बी यूटिलाइज्ड एंड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, प्रोडक्शन प्लान, रैंकिंग के बाद प्रोडक्शन प्लान बनाना, और मैक्सिमम प्रॉफिट की कैलकुलेशन का एक नंबर। 76% पास रेशियो थी सवाल की। आसान सवाल समझा गया बच्चों में ये। अच्छा जी, ऑटम 18, ये कौन सा सवाल था? ये भी ये था। अब ऑटम 18 आ गया। ऑटम 18 का क्वेश्चन 3 है, एडवाइज SNPL वेदर इट शुड आउटसोर्स कंपोनेंट बीटा और नॉट। मेक और बाय, आउटसोर्स करें या नहीं। 9 मार्क्स। Snooker Private Limited SNPL manufactures a component beta which is used as input for many products. The current requirement of beta is 18,000 units per annum. Current production cost of beta is as follows. हम currently बना रहे हैं 18,000 units as follows. Material, labor, variable cost, manufacturing overheads, fixed manufacturing overheads, total cost. The supplier has recently offered SNPL to supply at 7,000 per unit. The management has nominated a team to evaluate the offer which has gathered the following information. हमें इन हाउस फिक्स्ड ओवरहेड के साथ 6350 का पड़ा है। सप्लायर हमें 7,000 का ऑफर कर रहा है, बट हमने जैसे बात की थी भाई ये तो हिस्ट्री है, हिस्टोरिक कॉस्ट को आपने सप्लायर ऑफर से कंपेयर नहीं करना, आपने रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे जाना है। वो असूल हमने पढ़ा हुआ है, उसको हम अप्लाई करेंगे। डेटा पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने इन दो वैल्यूज को कंपेयर करके कहना जी नहीं जी हमने नहीं बात करनी आपसे, जाएं आप, ऐसी बात नहीं है। विल डिस्कस, विल एवेल्युएट एडिशनल इंफॉर्मेशन। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, हाउएवर सम ऑफ द लेबर वुड बिकम अवेलेबल ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा। बीटा अगर बाहर दोगे, बाहर से बनवाओगे तो लेबर स्पेयर होगी, which would be utilized for production of a product Z। उस लेबर से आप प्रोडक्ट Z बनाओगे। अगर आपको याद हो, हमने आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स में एक फायदा पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं, which can be utilized elsewhere to generate additional income। ये वो कहानी आ गई है। The estimated selling price of these 5,800 per unit, whereas production cost would be as follows. Direct material, each unit of Z would require 20% more labor as compared to each unit of beta. Estimated variable manufacturing overhead would be 480. Outsourcing of beta and production of Z would result in net reduction in fixed manufacturing overheads by 1.9 million per annum. अच्छा जी, आउटसोर्सिंग का अगर सादा सा सवाल हो, इसमें थोड़ा सा तड़का लग गया एडिशनल प्रोडक्शन बनाने का Z का। सादा सवाल हो, बंद करो अपना काम, बाहर से बनवाओ। व्हाट इज द रूल? गो टू द बुक, लुक एट द रूल। आउटसोर्सिंग डिसीजन कंपैरिजन होना है किन वैल्यूज का? आउटसोर्सिंग कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट प्लस अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। हमने कहा जी अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करना चाहते हैं तो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं हम, एक, और ये दोनों वैल्यूज हैं क्या? एक है कॉस्ट, एक है बेनिफिट। बेसिकली कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है। अगर हम आउटसोर्सिंग करेंगे तो हमें खर्चा क्या पड़ेगा, आउटसोर्सिंग करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। बेसिक असूल कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। या क्वेश्चन नंबर 8 आउटसोर्सिंग का सवाल है। कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है? प्राइस जो आप सप्लायर को पे करोगे, प्राइस टू सप्लायर जो आप पे करोगे, ये आपकी कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग है। और बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है?
एक हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। ये असूल हमने किताब में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कहा था ये असूल जो हमने पढ़ लिए ये हरफ आखिर नहीं होते, क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन आएगी। जैसे यहां पे उसने एक और बेनिफिट का जिक्र किया, वो बेनिफिट क्या है? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जी। यहां पे एक और बेनिफिट भी है, दैट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जी। तो ये जनाब एक कॉस्ट और तीन बेनिफिट्स। यहां पे कॉस्ट ले लो, एक क्या है, यहां पे तीन बेनिफिट इकट्ठे कर लो और फिर नेट देख लेना इनका क्या आता है। नेट में कॉस्ट है या बेनिफिट है, उसके हिसाब से फैसला दे देंगे हम। अच्छा जी, कुछ फिगर्स बड़ी आसान, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें सालाना कितने यूनिट्स खरीदने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 18,000 रिक्वायरमेंट हमारी। तो कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इज 18,000 इंटू 7,000। हम ये सालाना बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। सालाना हमें आउटसोर्सिंग में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 126 मिलियन रुपीज, इन मिलियन ही कर लेते हैं जी। 126 मिलियन ये हमें कॉस्ट सालाना पे करनी पड़ेगी। यहां पे हम बेनिफिट्स की तीन आइटम हैं, यहां पे वो ले आते हैं। कॉस्ट की आइटम एक ही है, वेरिएबल कॉस्ट। 18,000 यूनिट्स जब हम नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बचेगी हमें? ये पढ़िए वेरिएबल कॉस्ट हमारी 3670 प्लस 1040 प्लस 770 इंटू 18,000। 18,000 यूनिट्स हम नहीं बनाएंगे तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट सेव होगी 98.64 मिलियन। ये सेविंग है, पॉजिटिव ले लिया। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जब ये प्रोडक्शन नहीं करोगे, जी बनाओगे, फिक्स कॉस्ट पे असर कितना पड़ेगा? Outsourcing of beta and production of Z would result in net reduction in fixed manufacturing overhead by avoidable fixed cost. यही है ना? 1.9 मिलियन, एक ये सेविंग आएगी। अब आखिरी आइटम रहेगी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Z। Z से हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा जी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? हमें जी से हमें सालाना कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ये चाहिए। लेट्स डू अ वर्किंग वन। जी का सालाना कंट्रीब्यूशन, जी का सालाना कंट्रीब्यूशन लेने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए। एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी का मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम। जी का कंट्रीब्यूशन लेने के लिए हम लेते हैं प्राइस पर यूनिट, इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलिए पहले ये डाटा लेके आते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्राइस पर यूनिट, जी कितने का बेचोगे? जी बिकेगा 5800 का, और इसकी कॉस्ट में मटेरियल है कितने का? 2600 का। इसकी कॉस्ट में लेबर है कितने की? 20% मोर देन द बीटा। तो भाई 1040 इंटू 1.2 1248, और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 770। यहां पे बताएं में इसके कितने हैं जी? 480। वेरिएबल ओवरहेड, एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड 480, वेरिएबल ओवरहेड 480 लीजिए जी, ये लेस कर दीजिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1472। अब मल्टीप्लाई करना है इसको एनुअल वॉल्यूम से। सालाना कितने यूनिट्स बनाएंगे, सालाना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसको यहाँ फीड करना, सवाल खत्म। ठीक है जी। अब हमें सालाना वॉल्यूम चाहिए, कितने यूनिट्स बनेंगे जी के, और मल्टीप्लाई करेंगे सालाना कंट्रीब्यूशन, इधर फीड करेंगे, सवाल खत्म हो गया जी। इतनी सी बात ही रहेगी हमारी। अब सालाना हम कितने यूनिट्स जी के बनाएंगे? कितने बनाएंगे भाई?
हाँ जी, कितने बनाएंगे? हमें पता है कि हम बीटा के 18,000 यूनिट बंद करने जा रहे हैं। अब हमने 18,000 यूनिट बंद करके उसी टाइम में जी बनाना ना। पहली बात, क्या यूनिट्स हमने बीटा बंद किए, जी के भी उतने यूनिट बनेंगे? टाइम ज़्यादा लगेगा ना, सेम टाइम में कम यूनिट्स बनेंगे। अगर तो मुझे टाइम पर यूनिट इसका पता होता ना, तो मैं 20% ज़्यादा टाइम इसका टाइम निकाल लेता और टोटल टाइम को डिवाइड करता, काम हल हो जाता। अब मुझे टाइम नहीं पता तो कोई मसला नहीं, टाइम का रिलेशनशिप तो पता है ना भाई। मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, इसका टाइम अगर एक्स है तो इसका टाइम कितना है? 1.2x। अगर टाइम per unit of beta is x, then time per unit of z is 1.2x. Total time is 18,000x. ऐसा ही है ना? टोटल टाइम अवेलेबल जो होगा, टोटल टाइम अवेलेबल 18,000x ही होगा ना, क्योंकि मैंने 18,000 बीटा के यूनिट नहीं बनाने, तो 18,000 यूनिट्स इनटू x ये टाइम अवेलेबल होगा। अब इसी टाइम में मैंने z के यूनिट्स बनाने हैं, तो क्या करूं? टोटल टाइम को डिवाइड कर दूं, 1.2x है, यही है ना? ये टोटल टाइम है और ये टाइम पर यूनिट ऑफ z है, डिवाइड करो तो आपको मिलेगा यूनिट्स ऑफ z। ये हैं यूनिट्स ऑफ z जो सेम टाइम में बन सकते हैं। मैथमेटिकली इसको मैं एक फ्रैक्शंस में भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए इसको थोड़ा एलैबोरेट किया कि भाई रिलेशनशिप दो वेरिएबल का पता हो, उस रिलेशनशिप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन बना के मामला हल कर लिया। अगर टाइम पर यूनिट बीटा का x है तो z का 1.2x है। अगर बीटा का टाइम x है तो टोटल लेबर टाइम जो फ्री होगा, टोटल लेबर टाइम जो z के लिए अवेलेबल होगा वो 18,000x है, क्योंकि 18,000 यूनिट नहीं ना बनाओगे तो 18,000 इंटू एक्स 18,000x, और ये टोटल टाइम मिलेगा। इस टाइम में पर यूनिट 1.2x के हिसाब से कितने यूनिट बनेंगे? 15,000। 15,000 यूनिट्स फीड करो यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन रुपीज इन मिलियन बोल रहे हो? रुपीज इन मिलियन 22.08 मिलियन लीजिए जी। 22.08 मिलियन की यहाँ पे सेविंग डाली है। टोटल सेविंग कितनी बनी? 122.62। नेट 3.38 की कॉस्ट है। सो कंपनी शुड नॉट आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने इस सवाल को आपको बिल्कुल इसी अंदाज में लेकर चला कि भाई हमने सीखा क्या था, इसको ले लो, ये नई चीज़ आ गई तो इसको भी हमने डाल दिया। सेम असूल जो हमने सीखा था मैंने उसके तहत ही लेकर चला, और नेट कॉस्ट आ गई और डिसीजन दे दिया आउटसोर्स नहीं करना। अब मैं जो आपको सोल्यूशन से दूर रखता हूं, अगर आप इस सवाल का जवाब पढ़ते तो उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अजीब सी है। जैसे उसने ये फिगर ये कैलकुलेट की है जो हमने कैलकुलेट नहीं की, ये फिगर हमने कैलकुलेट की है, ये फिगर भी हमने कैलकुलेट की है, बट उसने ये कैलकुलेट कर ली जो कि हमने कैलकुलेट नहीं की। अगर आप इस फिगर को पकड़ते तो आपको लगता पता नहीं क्या किया उसने, ये तो हमें सर ने सिखाई नहीं थी। तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको जानने की, हमें तो देखना है भाई नेट हमारा भी वही है जो उसका है, 3.38 का नुकसान। आउटसोर्स नहीं करना। एग्जामिनर चीज़ों को बाज़ का उसी प्रिंसिपल को जो हमने सीधे अंदाज में सीखा होता है घुमा के प्रेजेंट कर देता है। उसका सोल्यूशन आप देखते हो तो आप परेशान हो जाते हो। पहले आपको जो असूल सिखाया गया, जो तरीका सिखाया गया, उसके तहत सवाल करो, फिर सोल्यूशन पे आओ। मैंने ये सवाल किया, मैं डायरेक्ट इस वैल्यू पे आऊंगा, मेरी वैल्यू मैच है, मुझे ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं उसने क्या किया।
उसने असूल को कैसे अप्लाई किया, किन स्टेप्स को अप्लाई किया, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम हो गया, जैसे मैंने सीखा था उससे मेरा काम हो गया, आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमारा जवाब 3.38 आ रहा है, इससे मैच कर रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी हो, हमें उससे फर्क नहीं, और ये मसला रहेगा। तो नेवर गेट मिसगाइडेड बाय द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट बाय द ICAP। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह ताला आगे डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, मजीद क्वेश्चन करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।